नमस्कार बच्चों। क्लास 10th में साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक चल रहा था। तो इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के वो बता रहा था। आज की इस वीडियो में भी मैं वही आपको बताऊंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। एथेनोइक अम्ल के गुण तथा उपयोग, ठीक है, ये हमने बताने हैं इसमें। तो सबसे पहले एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म देखते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल एक रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। ठीक, दूसरा इसका क्वथनांक 391, ये 391 केल्विन लिखा है। ठीक है, के है यहाँ पर, ये 391 केल्विन होता है। यह जल में सभी अनुपातों में विलेय है, यानी कि जल में हम किसी भी मिक्सचर में अगर किसी भी जो है अनुपात में मिलाएं इसको तो सभी में ये विलेय होता है। ठीक, तो ये भौतिक गुणधर्म हुए इसके। तो हम इसके जो है रासायनिक गुणधर्म जानते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला सोडियम से क्रिया यानी कि सोडियम जो Na होता है, ठीक है, उसके साथ क्रिया किस प्रकार करता है। तो एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथेनोएट तथा हाइड्रोजन बनाता है। तो जो एथेनोइक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से ही। इसके साथ सोडियम की जब अभिक्रिया होती है Na की, तो समीकरण संतुलित करने के लिए हमने दो अणु लिए हैं इसके। तो उसके फलस्वरूप हमारा जो है 2CH3COO Na, तो CH3COO Na ये कहलाता है सोडियम एथेनोएट, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, और गैसों को इस तरह से ऊपर के एरो करके प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और दूसरा रासायनिक गुण है इसका सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सोडियम एथेनोएट जो है एक लवण है जो है वो बनता है। तो सबसे पहले इसकी सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारा Na2CO3। तो इसकी जब इसके साथ अभिक्रिया होती है, यानी कि CH3COOH के साथ Na2CO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी, तो हमारा CH3COO और Na, तो ये हमने समीकरण संतुलित करने के लिए दोनों के स्टार्टिंग पे 2 और 2 लगा रखा है। तो इस तरह से जो है हमारा CH3COO Na ये सोडियम एथेनोएट बनता है, और उसके साथ जो है CO2 और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये H2 लिखा है लास्ट में, CO2 प्लस H2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों ही निकलेंगी। ठीक है, दूसरा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। तो उसके साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है हमारा उसमें भी सोडियम एथेनोएट बनेगा CH3COO Na, लेकिन इसमें जल जो है फिर निष्कासित होगा, यानी कि H2O फिर निकलेगा। ठीक है, अगला रासायनिक जो गुण होता है एथेनोइक अम्ल का, अल्कोहल से क्रिया। तो उस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं, जो मैंने पहले भी समझाई है आपको। तो एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर देता है, यानी तो इसके अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण भी कहते हैं। यानी कि CH3COOH जो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है, उसके साथ अगर कोई अल्कोहल अभिक्रिया करता है, यानी कि एथेनॉल अभिक्रिया कर रहा है किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि एक्वस H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा, CH3COO C2H5। तो ये जो है एस्टर होता है एक। ठीक है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। इसके साथ जल भी जो है निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा एस्टर बनता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब हम इसके उपयोग जान लेते हैं, एथेनोइक अम्ल के ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है करके। तो ये कृत्रिम सिरका बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो है ये उपयोग होगा। और तीसरा सफ़ेद लेड के निर्माण में, यानी कि जो वाइट शीशा बनता है उसके निर्माण में भी एथेनोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आक्सीकारक क्या है। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर दूसरे को आक्सीकृत करते हैं उन्हें आक्सीकारक कहते हैं, जैसे कि KMnO4 K2Cr2O7, यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वे ऐसे पदार्थ होते हैं ये जो स्वयं जो है अपचयित होते हैं, स्वयं अपचयित होंगे और दूसरे पदार्थ को जो है आक्सीकृत करते हैं, तो इनको जो है आक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, इनके उदाहरण बताया मैंने आपको, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पढ़ा जाता है, और K2Cr2 ये C है। ठीक है, K2Cr2O7
यानी कि ये हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये जो है अक्सीकारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो इसका उत्तर होता है हमारा नहीं। हम डिटर्जेंट का उपयोग कर ये नहीं बता पाएंगे कि कोई जल कठोर है या जो है नहीं है करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं या डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है, यानी कि उसको रगड़ना क्यों ज़रूरी होता है साबुन जब लगा लेते हैं तो? ठीक है, इसका आंसर है, साबुन को तेल, धूल कणों, मैल आदि तक पहुंचाने तथा मिसेल बनाने के लिए साबुन लगे कपड़ों को हिलाना या रगड़ना आवश्यक होता है, जिससे कि जो गंदगी छुपी है कपड़ों के अंदर, वहाँ तक जो है साबुन जो है पहुँच पाए ये उसके जहाज़ के द्वारा, और उस कपड़ों की आवश्यक रूप से सफाई हो पाए, इसलिए जो है उसको रगड़ा जाता है। मिसेल जो होता है, जो मिसेल बनता है, ठीक है, कपड़ों से तेल तथा धूल के कणों को हटाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, मिसेल आगे पढ़ेंगे, मिसेल क्या होता है करके। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? यहाँ पे बीच में अंतर आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे अंतर। ठीक है, हाँ, एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे, तो अंतर आएगा बीच में, तो एक साइड हम एथेनॉल लिख लेंगे, एक साइड एथेनॉइक अम्ल लिख लेंगे। अब भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इनका अंतर बताना है हमने। तो एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म क्या है? यह एक उदासीन पदार्थ है, या कह सकते हैं द्रव है, जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लिटमस पेपर होता है हमारा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एथेनॉइक अम्ल क्या है? ये एक अम्लीय पदार्थ है तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है, जैसे कि अम्लों का गुण ही होता है कि वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं करके। दूसरा, जो एथेनॉल की गंध होगी वो रुचिकर होती है। ठीक है, और एथेनॉइक अम्ल की गंध जो होती है तीक्ष्ण और स्वाद में खट्टी होती है। एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 351 केल्विन। ठीक है, ये 351 के लिखा है यहाँ पर, ताप की एक इकाई होती है केल्विन। ठीक है, तो के लिखा है उसके लिए, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। और दूसरा, यह विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी कि इसमें विद्युत चालकता का गुण नहीं पाया जाएगा। और एथेनॉइक अम्ल जो का क्वथनांक होता है 291 के, यानी 291 केल्विन होता है, और ये विद्युत का चालन करता है, और ये विद्युत का चालन करेगा, जैसे कि अम्लों का गुण होता है वो विद्युत चालक होते हैं करके। ठीक है, रासायनिक अंतर देखते हैं इसमें। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नहीं निकलती है, सॉरी ये नहीं लिखा है यहाँ पे, स्पेस है, नहीं निकलती है। अगर इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे हम एथेनॉल में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। लेकिन एथेनॉइक अम्ल में क्या होता है, जब इसमें हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं एथेनॉइक अम्ल में, तो इसमें जो है CO2 निकलेगी। ठीक है, CO2 निकलती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कि अधिकांशतः जो है कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग जो है ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, इसका हमें उत्तर बताना है। तो कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के दहन पर अत्यधिक मात्रा में जो है ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए अधिकतर कार्यों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। ये स्वच्छ ईंधन होते हैं। दूसरा, ये धुआं उत्पन्न नहीं करते, इन्हें जलाने से कोई अवक्षेप नहीं बचता है यहाँ पे, और इनका ज्वलन ताप मध्यम होता है। ठीक है, तो इन गुणों के कारण ही जो है कार्बन और उसके यौगिकों को जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है हमने। ठीक है, यदि गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि नहीं लिखना है आपने, तो झाग के निर्माण को बताना है किस तरह से झाग बनता है करके।
ठीक है, इसका आंसर है जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण घुले रहते हैं, जिनके कारण जल जो है कठोरता गुण पाया जाता है जल में। जब कठोर जल साबुन से अभिक्रमित होता है, यानी कि जब साबुन के साथ जो है कठोर जल मिक्स होता है तो साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके अविलेय पदार्थ बना देते हैं। तो जो साबुन होते हैं वह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो जल में घुले रहते हैं उनके साथ मिल करके एक अविलेय पदार्थ बनाते हैं। और यह जो अविलेय पदार्थ होता है जल में जो है झाग की परत को बनाते हैं। झाग की जो परत होती है, क्योंकि अविलेय होता है, जल में घुलता नहीं हो, तो जो झाग उत्पन्न होता है इस प्रकार से जो है जो अविलेय पदार्थ होता है दोनों के मिश्रण से, तो उसके पश्चात जो है झाग का निर्माण होता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाई है। हमने साबुन की जो है इसमें सफाई की जो प्रक्रिया होती है उसको बताना है। ठीक है, इसका आंसर है कपड़ों में गंदगी सामान्यतः तेलीय पदार्थ के रूप में अवशोषित रहती है, जो उसमें मिक्स हुए अंदर जो घुली रहेगी कपड़ों में तेलीय पदार्थ के रूप में। इसे जल से नहीं हटा सकता। अगर हम जल के द्वारा ही प्रयोग करेंगे तो इस गंदगी को हम हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह तेली गंदगी जल के साथ भली भांति मिश्रित नहीं होती, क्योंकि जल के साथ जो है ये मिश्रित होकर कपड़ों से बाहर नहीं निकल पाएगी। परंतु जब एक गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डाला जाता है तो गंदगी तथा चिकनाई स्वयं ही साबुन के अणु के हाइड्रोकार्बन घटक से जुड़ जाता है। तो जो साबुन में उपस्थित जो हाइड्रोकार्बन के अवयव होते हैं उसके साथ जो ये गंदगी होती है तेली गंदगी, ये जो है उसके साथ जुड़ जाती है। साबुन का आयनिक सिरा जो जल के अणुओं के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि जो साबुन में भी जो है सिरे होते हैं उसके, जब आयनों में जो वो टूटता है जल में घुल करके साबुन, तो जो उसका आयनिक सिरा होगा वह जल के अणु के साथ जुड़ा रहता है। हाइड्रोकार्बन घटक को गंदगी के साथ कपड़े की सतह से दूर धकेल लेता है। तो जो हाइड्रोकार्बन अवयव होता है साबुन के अंदर मौजूद, वो जो है गंदगी के साथ जो है मिक्स होकर के वो कपड़े की सतह से जो है उस गंदगी को बाहर निकाल देता है तथा कपड़ा जो है साफ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये साबुन की सफाई प्रक्रिया होती है कपड़ों से जो है मैल या गंदगी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया आज जो है इनको आप अपनी साइंस की फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है।